अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट का आज बड़ा फैसला 10/5 से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो बरकरार रहा, जिसका मतलब ये है कि अब जो बेंचेस बनेंगे वो एक जमहूरी तरीके से बनेंगे। आपको बताती चली जाऊं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वो कानून है जिसके तहत पार्लियामेंट ने ये फैसला किया था कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस की सुनवाई के लिए जो बेंचेस बनाए जाएंगे, इसका फैसला जो है चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल एक कमेटी करेगी। माजी में ये इख्तियार मुकम्मल तौर पर चीफ जस्टिस के पास हुआ करता था। इस तरह कोई भी पिटिशनर ये नहीं कह सकेगा कि चीफ जस्टिस ने अपना मनपसंद बेंच बनाकर इसके फेयर ट्रायल का हक जो है वो सलब किया या अपने मनपसंद फैसले करवाए। इस कानून से पहले मुफाद आमा के केसेस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी होता था, लेकिन अब इस कानून के बाद इस केसेस में अपील का हक भी दे दिया गया है, मगर ये प्रोस्पेक्टिवली दिया गया है, यानी आगे के वक्त के लिए दिया गया है। आज के फैसले का असर पाकिस्तान की सियासत और सुप्रीम कोर्ट के माजी के फैसलों पर क्या होगा, यही सवाल हमने रखा है। हमारे साथ एक्सपर्ट्स, लीगल एक्सपर्ट्स का पैनल है। हमारे साथ इधर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी वकील रहे हैं और सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सलमान अकरम राजा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, सीनियर वकील है, आपका भी शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ख्वाजा तारिक रहीम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने ही पिटिशन जो थी वो फाइल की थी और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को चैलेंज किया था अपने पिटिशनर के बिहाफ के ऊपर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सलमान अकरम राजा साहब, आज का जो फैसला आया है, आप क्या समझते हैं, इसका क्या असर होगा सियासी मंजरनामे पे, और जो केसेस सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, क्या उनमें से ख़ास तौर पे जो नैब का केस है, नैब अमेंडमेंट बिल, क्या वो फिर से खुल सकता है? नहीं, देखिए, इस फैसले की सबसे अहम बात यह है कि 8-7 की अक्सरियत से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि माजी में जो फैसले हो चुके हैं आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत, जिनमें मियां नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला शामिल है, उन फैसलों के खिलाफ अपील नहीं हो सकेगी। ये इस आज की कार्रवाई और आज के फैसले का सबसे अहम पहलू है। जिन लोगों ने बज़ाहिर ये कानून बनाया था, ये इस कानून के जो पीछे जो मुहर्रिक था जज्बा, वो यही था कि माजी में जो फैसले हुए हैं उनके हवाले से अपील दी जाए ताकि मियां नवाज शरीफ अपनी नाअहली को दोबारा से अदालत में चैलेंज कर सकें। लेकिन वो दरवाज़ा आज बंद हो गया। सबसे अहम मामला आज ये हुआ। आइंदा ये कि बेंच 3 मेंबर कमेटी बनाएगी, कोई बड़ी बात नहीं, इसमें अच्छी बात है। उससे क्या जमहूरियत आ जाएगी, हम देखेंगे कि वो 3 मेंबर कमेटी जो है किस तरह से बेंच बनाती है। वो एक मेरी नज़र में एक अच्छी बात है, एक मस्बत कदम है। लेकिन अपील के हवाले से आइंदा जो फैसले होंगे उनके खिलाफ अपील हो सकेगी, माजी में जो फैसले हो गए उनके खिलाफ अपील नहीं हो सकेगी। अच्छा, इसके अंदर एक बात क्लियर कर दीजिएगा, हमारे पास इस वक्त वसीम सज्जाद साहब बहुत ही सीनियर वकील हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने भी आज हमें वक्त दिया। आपने शायद शॉर्ट ऑर्डर पढ़ लिया हो, मालूम नहीं कि आपको वक्त भी मिला कि नहीं मिला इसको पढ़ने के लिए, मगर जो आज का फैसला आया है जहाँ पे मेजॉरिटी जजमेंट आई है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को बरकरार रखा गया है, और जिस तरह के सलमान अकरम राजा साहब भी एक्सप्लेन कर रहे थे कि राइट टू अपील जो है वो प्रोस्पेक्टिवली दिया गया है, यानी कि राइट ऑफ अपील तब होगा जब आगे जो केसेस बढ़ते हुए, आगे जाते हुए फ्यूचर में जो केसेस हैं उनको राइट ऑफ अपील दिया गया है। अब सवाल ये है कि ये क्या सिर्फ मुफाद आमा के केसेस होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होंगे, या आम केसेस भी होंगे? वसीम सज्जाद साहब, आप इस ऑर्डर को कैसे देखते हैं? लेकिन जी, जो कानून चैलेंज किया गया था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसमें 2-3 चीज़ें थी। एक तो ये था कि जो बेंच बनाने के इख्तियार है वो चीफ जस्टिस की बजाय 3 जजेस को दे दिया गया था। वो उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त है, अब ये जो बेंच बनेंगे वो 3 जजेस बनाएंगे, और जो चीफ जस्टिस का एक इनफरादी इख्तियार था वो ख़त्म कर दिया गया। ये कोई अच्छी बात है, वो वकला का भी अरसे से ये डिमांड था कि ये होना चाहिए। दूसरा ये है कि उन्होंने 184(3) यानी हर केस का नहीं, 184(3) के तहत जो फैसले होंगे उसके खिलाफ
अपील का हक जो है वो दिया गया था कानून के तहत, और इसको भी उन्होंने दुरुस्त करार दिए और कहा है कि जी ये अपील हो सकती है। लेकिन जो अहम बात राय साहब ने कही वो सही है कि उन्होंने ये भी कहा है कि इसका असर माजी से नहीं होगा, यानी जो पुराने केसेस हैं इसको हम कहेंगे पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन। जो नए केसेस आएंगे 184(3) के तहत उसके खिलाफ अपील हो सकेगी। अब आपने एक सवाल उठाया था इसका सियासी असर क्या होगा, तो इसके सियासी असर पहली चीज़ तो ये है कि जो भी डिस्क्वालीफाई हुए थे 184(3) के तहत सियासतदान, उसमें जो नुमाया लोग हैं वो मियां नवाज शरीफ हैं और जहांगीर तरीन साहब हैं। उनका ख्याल था कि जी उनको अपील का हक मिल जाएगा, गो उनकी सज़ा इस कानून के आने से पहले दी गई थी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। लेकिन एक और पहलू है इसका जो बहुत अहम है, वो ये है कि पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके ये कहा था कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है जो कि फॉर लाइफ की गई थी, उसकी जो हतमी मुद्दत है वो 5 साल होगी। और ये कानून बन गया है, ये इलेक्शन एक्ट 2017 में अमेंडमेंट की गई थी। तो अब जहाँ तक कानून का ताल्लुक है, ये डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल के बाद ख़त्म हो चुकी है, और मेरे ख्याल में कानून जो मियां साहब या जहांगीर तरीन दोनों की मुद्दत 5 साल हो चुकी है। अब ये कानून तो आ गया है, जब कोई मियां साहब या जहांगीर तरीन साहब अपने पेपर्स फाइल करेंगे तो हो सकता है कोई इतराज़ करे कि जी ये कानून गलत है, आइन के ख़िलाफ़ है। तो ये मामला फिर दोबारा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा कि क्या इलेक्शन एक्ट 2017 जिसमें तरमीम की गई थी, क्या वो दुरुस्त है या नहीं है, क्या ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है इसकी लिमिट 5 साल जो की गई थी वो आइन के मुताबिक सही की गई है या गलत की गई है। तो मेरा ख्याल है ये एक ओपन क्वेश्चन है और आइंदा ये सवाल उठेगा और इसके सियासी असरात होंगे। ये आपने बड़ी दिलचस्प बात की है इलेक्शन एक्ट 2017 के हवाले से, मगर जैसे कि आप देख रहे हैं एज थिंग्स स्टैंड टुडे, मियां नवाज शरीफ साहब अहल हो गए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, या आप मैं समझता हूँ कि ये मामला उठेगा रिटर्निंग अफसर के सामने। रिटर्निंग अफसर के पास कोई जवाब नहीं होगा ये कहने का कि मैं कानून को नहीं मानता, तो वो तो कहेगा कि जी ये डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल की है, लेकिन उसको चैलेंज किया जाएगा और ये मामला फिर हो सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जाए कि वो देखें कि ये जो तरमीम की गई है ये आइन के मुताबिक है या उसके खिलाफ है। शुएब शाहीन साहब, चूँकि मेरा ख्याल है कि आप ये चाहते थे कि इलेक्शन ये जो प्रोसीजर एक्ट है ये बरकरार ना रहे, इसको डिसमिस कर दिया जाए, तो आपको मायूसी हुई है कि आप खुश हैं इस फैसले से? नहीं, देखें, हमें मायूसी बिल्कुल नहीं हुई। मेरा ज़ाती या हमारी पार्टी का भी ये मौक़िफ़ था और बहुत सारे और दोस्तों का भी, हमारा मौक़िफ़ ये था कि ये कानून तो बेहतर है, लेकिन इस कानून के पीछे 2 चीज़ें गलत हैं, मुस्तकिल हम कहते रहे। एक ये है कि जब राइट ऑफ अपील आप दे रहे हो तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए दे सकते हैं, और दूसरा हमारा सवाल ये था कि इसको रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई नहीं कर सकते। मसलन 50 साल पहले अगर किसी का फ़ैसला आ गया, वो फ़ैसला फाइनलिटी इख्तियार कर गया, क्लोज एट पास ट्रांजैक्शन में चला गया, उसको आज रीओपन करके आप अपील दे रहे हो, हर एक ने तस्लीम भी कर लिया, लोग अपने किसी को फ़ायदा मिला, किसी को नुकसान हुआ, वो लेके चले गए, एक्सेप्ट करके चले गए, आज आप उसको रीओपन कर रहे हो, तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ है। ये 2 हमारे मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे। और तीसरी बात जो थी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट भी दे चुकी है कि जो चीफ जस्टिस है वो मास्टर ऑफ रोल कहलाता है। बट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट, अगर आपने 3 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच भी करनी है, वो भी आइन में तरमीम किए बगैर नहीं हो सकता। ये हमारी व्यू पॉइंट था, जिसकी वजह से आप देखो कि आज भी 10 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने आज, अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा दिलचस्प फैसला है, अगर आप देखोगे ना, इसमें शॉर्ट ऑर्डर है, 10 जज साहिबान, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने इस पिटीशन को डिसमिस किया, और 5 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान वो हैं जिन्होंने टोटल डिसेंटिंग दिया। टोटल डिसेंटिंग करने वालों में शामिल हैं जस्टिस इजाज़ुल हसन, मुनीब अख्तर साहब, सैयद मज़ार अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक एंड जस्टिस शाहिद वहीद। अब आगे सेक्शन 5 सबसेक्शन 1, सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 में अजीब बड़ा मोड़ आता है। सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 में फिर वो 10 से 9 हो गए, उसमें जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दी है, यानी वो 5 जज तो वो, और एक जज साहब काबिल एहतराम जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने कहा है कि ये राइट ऑफ अपील नहीं होना चाहिए,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया। अच्छा, इसमें पैराग्राफ 2 में अच्छा, फिर पैराग्राफ 3 में सेक्शन 5 सबसेक्शन 2, यानी ये वो है सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 जो प्रोस्पेक्टिव अप्लाई करता है। यानी अगर आप राइट ऑफ अपील दें प्रोस्पेक्टिव होगी। इसमें 9/6 हो गया। 9/6 का मतलब है 5 ने तो इख्तलाफ किया एज ए होल, सारी अपीलें एक्सेप्ट कर, पिटिशन एक्सेप्ट करें। लेकिन यहाँ 6 ने कहा है बाकी तो पिटिशन डिसमिस कर दें, लेकिन 5(1) को भी आप उसकी हद तक इसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर रहे हैं। उधर आम लफ्ज में समझाए ना, मतलब यह है कि वहाँ 5 जज साहबान थे। अब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का मौक़िफ़ ये आ गया कि ये जो 5 सेक्शन 5 है ना, जो राइट ऑफ अपील देता है, ये नहीं होना चाहिए। आप रिव्यू है हमारे पास, वो काफ़ी है। लिहाजा राइट ऑफ अपील, ये सवाल मैं कर लेती हूँ, 1 मिनट सिर्फ आगे जी। और फिर जो सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 है, जिसमें कहा गया है कि बैक डेटेड रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई भी कर दो, उसमें फिर 8/7 का फैसला आ गया। फिर उसके अंदर 6 से बढ़कर वो 2 और मोअज़्ज़ज़ जज साहब इसमें शामिल हो गए और उन्होंने 8 जजेस ने ये कह दिया कि रिट्रोस्पेक्टिव माजी में जो केसेस हो गए वो हो गए, आगे जो है। अच्छा सलमान अकरम राजा साहब, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगी, क्योंकि आम लोगों को भी इस बात का समझ आनी चाहिए कि रिव्यू और राइट ऑफ अपील में क्या फ़र्क है। लोग क्यों जो है पिटिशनर जो हैं वो कहते हैं कि नहीं जी हमें राइट ऑफ अपील दो, चूँकि मुफादे आमा के केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है और फिर राइट ऑफ अपील होती नहीं है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कर दिया और अपनी मर्जी का बेंच भी बना दिया कि जी आपको फांसी होनी चाहिए, तो फिर फांसी होनी चाहिए, उसके अंदर आपके पास कोई राइट ऑफ अपील नहीं होगा, तो क्या आप कुछ इसके अंदर बता सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि रिव्यू और अपील में क्या फ़र्क होगा और क्यों ज़रूरी होती है अपील? देखिए, रिव्यू एक महदूद चीज़ होती है। रिव्यू में आपको ये बताना होता है कि जो फैसला हुआ है उसमें फाश गलती क्या है थी, जिसमें रिव्यू को भी एक तरह से वसअत देने की कोशिश की गई थी। वो फैसला भी सामने आ गया, उस कानून को रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट के एक 3 मेंबर बेंच ने। लिहाजा अब रिव्यू की हालत ये है कि इंतहाई महदूद पैराए में रिव्यू हो सकता है, लेकिन आज के फैसले के बाद अपील का हक 184(3) के मामलात में मिल गया। आइंदा जो फैसला 184(3) में होगा उसके खिलाफ अपील हो सकेगी। अपील में आप नए सिरे से पूरा केस जो है वो बहस कर सकते हैं। अपील में सिर्फ आपको बताना होता है कि गलती क्या है, फाश, और बहुत वो महदूद होता है मामला। इसलिए अपील जाहिर है कि एक ज्यादा मुस्तहकम, एक मजबूत रेमेडी है। ठीक, ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। ख्वाजा तारिक रहीम साहब, आपने जो है वो पिटिशन दायर की थी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को बरकरार नहीं रहना चाहिए, मगर अब मेजॉरिटी जजमेंट आ गई है। आपके इस वक्त तासुर क्या हैं इस हवाले से, और आप क्या समझते हैं कि इसके क्या असरात होंगे पाकिस्तान की कानून साजी के हवाले से और सियासी मंजरनामे पर? जो कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ इसमें 2 थी। एक तो ये थी कि क्या 184(3) के खिलाफ आप जो अपील है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हो सकेगी या पार्लियामेंट उसको लेजिस्लेटिव लिस्ट जो है 55 उसके तहत एक ऑर्डिनरी लॉ के साथ कर सकती है। उसको उन्होंने कहा है कि वो पार्लियामेंट कर सकती है। ठीक है, मगर क्या वो रेट्रोस्पेक्टिवली होगी? जो केसेस डिसाइड पहले हो चुके हुए हैं उस पर उन्होंने कहा है कि वो दैट इज इलीगल, वो अल्ट्रा वायरस है। छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ हैं एक लीगल एक्सपर्ट्स का पैनल। वसीम सजाद साहब, आपकी जानिब आती हूँ। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ये ऐसा कानून है जिसको बरकरार रखा गया था, मगर इट्स अ बिगर क्वेश्चन ऑल्सो कि क्या इसके अंदर पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम हुई है कि नहीं हुई है। चूँकि ये जो तरमीम की गई थी ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं थी, और ये आर्ग्यू किया जा रहा था कि जी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ही आप रूल्स एंड प्रोसीजर्स के अंदर कोई ना कोई तरमीम कर सकते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं कि ये जो लार्जर क्वेश्चन है, ये जो इंस्टीट्यूशंस का रोल है, इसके ऊपर क्या एक कमेंट होगा इस ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को बरकरार किया गया इस हवाले से? जी, यकीनन इससे जो एक पैगाम आता है वो ये है कि पार्लियामेंट को मजबूत करने की एक कदम है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। लेकिन इसको अपने कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा कि ये जो फैसला आया है ये किस कॉन्टेक्स्ट में आया है। तो जिस कॉन्टेक्स्ट में आया है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट को रूल मेकिंग पावर आइन के तहत दी गई है, आर्टिकल 191 के तहत। लेकिन उसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि दिस इज सब्जेक्ट टू लॉ।
तो सवाल ये था जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या लॉ का मतलब ये है कि जो कानून रूल्स बन गए हैं उसमें मुदाखलत हो सकती है और राइट ऑफ अपील और ये 3 मेंबर का जो बेंच बना है ये हो सकता है, या लॉ को हम रिस्ट्रिक्ट करें और उसको इतना एक्सटेंड न करें कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑलरेडी जो बनाए हुए रूल्स हैं उस पर मुदाखलत कर सकें। तो इसमें आपने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट है 10 जजेस ने कहा कि नहीं पार्लियामेंट को इख्तियार है, उन्होंने दुरुस्त किया है। 5 जजेस ने कहा कि नहीं पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं है। तो बहरहाल अब ये फैसला आ गया है वो 10 जजेस का ही माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि उन्होंने पार्लियामेंट का इख्तियार तस्लीम किया है, यकीनन इससे पार्लियामेंट को तक़वियत मिलेगी, लेकिन इसको ख़ास कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। इसका ये नहीं मतलब कि हर जगह ये लागू होगा, ये 191 के कॉन्टेक्स्ट में ही देखा जाएगा। अच्छा, तो शोएब शाहीन साहब जिस तरह ये कह रहे हैं कि जी आपको इसी कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा, मगर पार्लियामेंट को एक तरीके से एक कॉन्फिडेंस तो मिलेगा ना इस जजमेंट के बाद। देखिए मुनीज़े, बात ये नहीं है, बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का खालिक कौन है? वो पार्लियामेंट है। ये इदारों का खालिक कौन है? वो पार्लियामेंट है, क्योंकि पार्लियामेंट को विल ऑफ पीपल शामिल है उनके पास, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव हैं पब्लिक के, और अवाम का फ़ैसला जो है वो हर एक ने मानना है। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? अवाम ने फ़ैसला करना है, अवाम ने अपने हाथ में अपने फ़ैसले लेने हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। लेकिन उन रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए कुछ कदगनें भी लगा दी गई हैं। वो ये है कि आइन मौजूद है, आइन बनाया है, एक दफ़ा बन गया, उसके अंदर तब्दीली कर सकते हैं, वो भी वही पार्लियामान करेगी बट विद 2/3 मेजॉरिटी। अब वो पार्लियामेंट जब कोई भी कानून बनाएगी उसके लिए एक पाबंदी है, वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की वायलेशन में या किसी भी फंडामेंटल राइट की वायलेशन में लॉ नहीं बना सकती। और अगर उसने बना दिया तो वो चैलेंज हो जाएगा बिफोर हाई कोर्ट और बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। जुडिशल रिव्यू का जो अख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का, ना वो कभी ख़त्म हुआ ना कभी ख़त्म होगा। ठीक है, लेकिन ये अब डिपेंड करता है पार्लियामेंट के ऊपर, क्या वो अपनी ज़ातियात से बालातर हो के वाकई ट्रू स्पिरिट एंड विल ऑफ द पब्लिक के मुताबिक वो कानून साजी करते हैं या नहीं। अगर वो करते हैं, ना सिर्फ पार्लियामान का कद बड़ा होगा, उससे अवाम को रिलीफ मिलेगा। कई जगहों के ऊपर शोएब शाहीन साहब पार्लियामेंट ने जो है अच्छे कवानीन पास नहीं किए, और हम तो बराह रास्त देख रहे थे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के कानून के हवाले से जो प्रोसीडिंग्स हो रही थी, मगर सलमान अकरम राजा साहब 2 दिन हुए हैं और सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल जो है वो शुरू हो चुका है। एक बात से ऐड कर दूं, सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग दे चुके हैं अटॉर्नी जनरल साहब और स्टे मौजूद है, उसके बावजूद वहाँ ट्रायल शुरू हो गया। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि हाउ इट इज पॉसिबल। आप सलमान साहब जी, सलमान साहब, हाउ इज इट पॉसिबल कि अटॉर्नी जनरल साहब ये कहते हैं? जी, ये सीरियन खिलाफ वर्जी है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की, हुक्मदूली है, कंटेम्प्ट है। हमने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट को मुतले कर दिया गया है कि उनके हुक्म के बरखिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स शुरू हो गई हैं। अटॉर्नी जनरल साहब को भी खत लिखा जा रहा है कि उन्होंने एक वाज़े अदालत के सामने अपना बयान दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उनके उस बयान की भी नफ़ी की जा रही है। अब उन पर फ़र्ज बनता है कि वो अपने बयान की जो हुर्मत है उसको भी कायम रखें, और जो अदालत का फैसला है, जो हुक्म आया हुआ है, उसकी हुर्मत को भी कायम रखें। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल। मगर ख्वाजा तारिक रहीम साहब, आप सीनियर वकील हैं, ये ऐसा कौन सा कानून है जिसके तहत सिविलियंस को मिलिट्री के अंदर ट्राई किया जा रहा है? चूँकि इसके अंदर तो ये भी है और बताया जाता है, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब अपने बेटे के बारे में बताते हैं, हसान नियाज़ी, के उसको अभी तक अपना पसंद का वकील करने की इजाज़त नहीं दी गई, और जो एक हक होता है हर कैदी का कि वो अपने लोगों से, अपने रिश्तेदारों से बात कर सके, वो भी नहीं दी गई, उनकी बात भी नहीं हुई। तो ये कौन से कानून के तहत हो रहा है? 1952 आर्मी एक्ट के तहत? ये तो मैं कानून किसी कानून के तहत नहीं, ये तो जंगल का कानून है। और मैं सलमान से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि सिविलियन की ट्रायल इस तरह नहीं हो सकती। और वो जो कमिटमेंट दी गई थी, वो कमिटमेंट 2-3 थी। कमिटमेंट ये थी कि ट्रायल होने से पहले अव्वल तो ट्रायल होगी नहीं, और जब ट्रायल होगी तो आप जो है अपनी मर्जी का वकील भी कर सकते हैं, आपको तमाम चार्जशीट भी दी जाएगी, आपको टाइम भी दिया जाएगा। तो ये तो बिल्कुल जो खिलाफ वर्जी हो रही है जो अंडरटेकिंग सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी, और ऑर्डर में ये लिखा भी गया हो।
मगर डज दिस क्वालिफाइज एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? वसीम सजाद साहब, ये आपसे पूछूंगी, आप बहुत सीनियर वकील हैं, आप तो पार्लियामेंट में भी रह चुके हैं, सेनेट के चेयरमैन भी रह चुके हैं। क्या इस तरह के सिविलियंस के ट्रायल होना मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर क्या ये मामूल का हिस्सा तो नहीं है, मगर इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या रोल अदा कर सकती है? क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग सकता है इस हवाले से कि जी अटॉर्नी जनरल ने एक अंडरटेकिंग दी मगर ही वाज नॉट एबल टू फुलफिल इट? बात यह है जी कि ये सवाल, क्योंकि ये जो सिविलियंस का ट्रायल हो रहा है ये आर्मी एक्ट में तरमीम के तहत किया गया है, जिसको चैलेंज किया गया है कि जी ये गलत है, ये नहीं हो सकता, डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन है, और दीगर भी इसके हक में दलाल किए थे। इस ज़िम्न में अटॉर्नी जनरल ने बयान दिया था कि जी हम कोई ट्रायल शुरू नहीं करेंगे। तो बादी नज़र में ये सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके बात, उनका जो उनके सामने बयान दिया था उसको मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शायद कोई स्टे ऑर्डर इशू नहीं किया, लेकिन जो अंडरटेकिंग है उसी को स्टे ऑर्डर समझा जाएगा। तो बज़ाहिर तो ये सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की वायलेशन है, और वो बता रहे हैं वकील साहब कि उन्होंने दरख्वास्त दे दी हुई है, तो हो सकता है कि वो जल्दी लग जाए और इसका फैसला हो जाए। इधर लेते हैं छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वसीम सजाद साहब, जो आर्मी एक्ट 1952 है उसके अंदर राइट टू अपील है, चूँकि हम अपील का हक की बात कर रहे हैं, तो इस के अंदर जब आपको ये भी नहीं बताया जा रहा कि जी आपके ऊपर चार्जेस क्या हैं, मर्जी का वकील नहीं किया जा रहा, तो राइट टू अपील है इन केसेस के अंदर? देखिए जी, राइट टू अपील तो है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये नहीं है। यहाँ पे सवाल ये है कि क्या सिविलियंस को इस कानून के तहत ट्राई किया जा सकता है कि नहीं। राइट ऑफ अपील तो एक शरीयत कोर्ट का फैसला था, उसके तहत दे दिया गया है। अच्छा। लेकिन ये सवाल यहाँ पे इस वक्त नहीं है। सवाल तो बुनियादी ये है कि क्या सिविलियंस को इस कानून के तहत मिलिट्री कोर्ट में ट्राई किया जा सकता है कि नहीं, ये सवाल है। आपका क्या राय है इस हवाले से? मेरे ख्याल में जी राय देना एक ऐसे मामले में जो कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिबा है और वहाँ पे हेयरिंग हो रही है, मुनासिब नहीं होगा। हमें इंतज़ार करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कि वो क्या इस पे कहते हैं, और बादी नज़र में इसके हक में बहुत से दलाल दिए गए हैं कि जी इस किस्म की जो शिक है वो डिस्क्रिमिनेटरी है और आइन में दिए गए जो हुकूक हैं उनकी खिलाफ वर्जी है। बहरहाल हमें इंतज़ार करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, वो उस पर आ जाएगा तो वो हतमी फैसला कानून बन जाएगा। शुएब शाहीन साहब, आप इसके पर राय देना चाहेंगे? जी बिल्कुल दूंगा, मेरी तो बड़ी खुल के राय है। देखिए, सिविलियंस के फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स आप वायलेट नहीं कर सकते। आर्टिकल 10 है, आर्टिकल 10A है, और फिर कोर्ट जो होती है, कोर्ट ड्यूली क्वालिफाइड अंडर आर्टिकल 175, वो कोर्ट ही कोई प्रोसीड कर सकती है, ये तो कोर्ट नहीं होती, ये तो। अच्छा, फिर एक और है इसमें, पूरा यूनिफॉर्म पर्सन्स बैठते हैं, कोर कमांडर में भी और मीटिंग में भी, और वो जो दूसरी मीटिंग हुई थी उसमें भी, उसमें उन्होंने कहा है नाकाबिल तरदीद शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं। इनके तो चेन ऑफ कमांड है, लोअर दैन दैट अथॉरिटी ये कैसे कह देगी कि नहीं जनाब एविडेंस आपके पास नहीं है। और फिर दूसरी बात यह है कि राइट ऑफ अपील वहाँ है, सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दे सकते हैं, राइट ऑफ अपील तो है ही नहीं आपका। और तीसरी बात यह है कि जो कानून के मुताबिक प्रोसीडिंग्स हैं सिविलियंस की, वो उनके लॉज मौजूद हैं और उन कवानीन के तहत प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। बहरहाल, लेकिन इसमें असल बात यह है कि ये मैटर सब जुडिस ज़रूर है, पेंडिंग है, लेकिन इस पर आपको याद होगा कि अगर ये इतना आसान होता तो 21st अमेंडमेंट के ज़रिए, 21वीं तरमीम के ज़रिए इन्होंने लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके सिविलियंस का ट्रायल, दहशतगर्दों का ट्रायल किया था, लेकिन उसके अंदर था कोई पॉलिटिकल वर्कर को नहीं करेंगे, और 2 साल के लिए वो कानून बनाया था, और 2 साल बाद 23वीं तरमीम के जरिए 2 साल के लिए एक्सटेंड किया था। और अगर आईन में तरमीम की ज़रूरत ना होती, ये 1952 का लॉ सफिशिएंट था, तो फिर आईन में तरमीम क्यों करनी पड़ी उनको, और उसके बाद से कोई ट्रायल नहीं हो रहे। फिर यही सवाल मैं सलमान अकरम राजा साहब आपसे भी करना चाह रही हूँ कि ये कौन सा कानून है जिसके तहत सिविलियंस को ट्राई किया जा रहा है? क्या ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को वाइडन किया गया है और इसलिए सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया जा रहा है? कैसे हो रहा है ये सब कुछ? ये तो बात पुरानी हो गई, ये मुकदमा मैं कर रहा हूँ, हम जुलाई से अदालत के सामने हैं। देखिए, 1967 में जब मार्शल लॉ का दौर था तो मिलिट्री एक्ट में तरमीम की गई
उसके जरिए सिविलियंस को जो है मिलिट्री कोर्ट्स के सामने ट्राई करने का एक इख्तियार जो है वो दिया गया मिलिट्री कोर्ट्स को। उस शिक को अब हमने चैलेंज किया है कि ये आइन जो 1973 में बना और ख़ास तौर से 1987 के बाद जब आइन में आर्टिकल 175(3) जो है वो नाफिजुल अमल हो गया, उसके बाद ये मुमकिन नहीं है कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सके, क्योंकि बेशुमार हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि अदालत जो है उसमें एग्जीक्यूटिव अफसरान यानी कि वो लोग जिनका ताल्लुक जुडिशरी से नहीं है वो नहीं बैठ सकते। इस वक्त हो ये रहा है, जो मिलिट्री ट्रायल शुरू की गई है, एक कर्नल साहब और उनके साथ 3 मेजर साहिबान बैठे हुए अदालत बने हुए हैं और वो ये समझ रहे हैं कि उनको हक हासिल है कि लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला करें और उसके बाद अपील जाएगी आर्मी चीफ साहब के पास। ये सरासर हमारे आईनी निज़ाम की मुखालफत है और बहुत अफसोस है मुझे, हमारे दोस्तों ने इस कानून को बनाया भी और इसकी अब हिमायत में मकाले भी लिखे गए। ये तमाम मामला सुप्रीम कोर्ट में बहुत देर 3 हफ्ते बहस होने के बाद फिर इल्तवा में चला गया अगस्त में, और अब मुझे उम्मीद है कि इस आज के फैसले के बाद दोबारा इस मामले को उठाया जाएगा। इस वक्त सबसे अहम मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने ये है, 102 लोग हैं जिनकी ट्रायल जो है अब कर्नल साहिबान के सामने शुरू हो चुकी है और ये आईने पाकिस्तान के से मेरी नजर में एक इन्हिराफ है। जी, ख्वाजा तारिक रहीम साहब, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो एक और चीज़ है जो वसीम सजाद साहब और आपसे भी मैं पूछना चाहती हूँ। आपने हाल ही में देखा होगा कि उस्मान डार और सदाकत अब्बासी साहब वो जबरी तौर पे लापता हो गए थे और फिर उनको जो है लाया गया टेलीविज़न स्टेशंस के अंदर और उनका इंटरव्यू किया गया। अब ये मालूम नहीं है कि उनको लाया गया या वो खुद से आए, इसके ऊपर अभी अभाम है। मगर आप इसको किस ज़ुमरे में देखते हैं कि जो मीडिया के हवाले से कि जो इंसान या जो मीडिया पर्सन इनको इंटरव्यू कर रहा था और अगर वो उस वक्त हिरासत में थे तो उनको ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? आप इसको कैसे देखते हैं इस मामले को? जहाँ तक वो उस्मान डार का तल्लुक है, जिस तरीके से इसको उनको पेश किया गया तो वो तो खुद जाहिर होता था कि इट्स अ शैम, मैं लफ्ज़ ये इस्तेमाल करूँगा। और उस्मान डार की जो स्टेटमेंट है उसको इस प्रोटेस्ट में देखें कि उनकी वालिदा ने और भाई ने जो बयान दिया उसके बाद वो जाहिर था कि उस्मान डार को इतने प्रेशर में लाया गया है, चाहे वो फिजिकल टॉर्चर था या कोई और था या नफ्सियाती तौर पर इसको किया गया, तो उससे ये बयान दिलवा दिया गया। ठीक है वसीम सजाद साहब, आपकी राय इसके ऊपर चाहूँगी कि अगर एक इंसान जो जबरी गुमशुदगी का एक तरीके से विक्टिम बना हो और फिर वो एकदम से रूनुमा हो जाए और टीवी इंटरव्यू के अंदर इंकशाफात करे अपने लीडर के खिलाफ, तो क्या वो इंकशाफात जो हैं वो एडमिसिबल एविडेंस होगी ना कोर्ट ऑफ लॉ? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अगर सारे वाक़यात को देखा जाए, पस मंज़र को देखा जाए, तो ये दोनों हजरात डार साहब और सदाकत साहब ये काफ़ी अरसा लापता रहे। उसके बाद यकदम वो नमूदार होते हैं और वो बयानात देने शुरू कर देते हैं। तो लगता है ये वाक़या से कि वो किसी प्रेशर में थे, किसी दबाव में थे और आके उन्होंने बयान दिया है। जहाँ तक इनकी बयान की कानूनी हैसियत है, टीवी पे बयान देना या अखबार में बयान देना उसकी कोई हैसियत नहीं होती। बयान वो होता है जो अदालत में हल्फ के तहत दिया जाए, उसके बाद उस पर बाकायदा जेल होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, तो वो बयान जो है उसको कानूनी माना जाता है। टीवी के बयान या अखबार के बयान को कोई हैसियत नहीं होती। मगर वसीम सजाद साहब, जो लोग उनको इंटरव्यू कर रहे हैं, जो मीडिया पर्सन्स हैं, अगर वो उनको इंटरव्यू कर रहे हैं और जिस तरह कि आपने कहा कि वो जबरी गुमशुदगी का एक तरीके से विक्टिम बन चुके हैं, हमें सबको पता था पस मंज़र क्या है, उस हवाले से क्या वो एडिंग एंड अबेटिंग क्राइम के ज़ुमरे में आते हैं? नहीं, मैं इस हद तक नहीं जाऊंगा। ये तो एक मीडिया का अपना मामला है, उनकी अपनी एथिक्स होती हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन ये बनता है कि नहीं, मेरे ख्याल में ये ज़रा मैं अपनी हद से तजावज़ कर जाऊंगा कि मैं यहाँ बैठ के फ़ैसला करूँ कि क्या जुर्म कौन कर रहा है। ये मेरे ख्याल में इख्तियार में नहीं है। बहरहाल ये मीडिया का अपना एक एथिक्स का मामला है कि क्या इंटरव्यू किन हालात में करना चाहिए, किसको करना चाहिए, क्या बात होनी चाहिए। लेकिन मैं जिसने अर्ज़ किया कि इन बयानात की कानूनी हैसियत कोई नहीं है। और जो कन्फेशन दबाव में लिया गया तो उसका क्या कोई कानूनी जो है खामियाजा तो नहीं मीडिया पर्सन्स को भुगतना पड़ेगा?
देखें जी, अभी तक तो कोई कन्फेशन सामने नहीं आया। कन्फेशन वो होता है जो मैजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है 164 के तहत, उसको फिर अदालत में पेश किया जाता है। बाकायदा जिरा होती है, मैजिस्ट्रेट भी पेश होता है कि क्या ये जो बयान है ये वॉलंटरी है, मर्जी से दिया गया है या दबाव में दिया गया। जो अब तक सामने आया है कि टीवी का बयान, उसकी मैंने पहले भी कहा है कि कोई हैसियत नहीं है और उसकी कानूनी कोई बेसिस नहीं बनता। और अगर जबरी गुमशुदगी के नतीजे के अंदर ही उसके बाद ही कन्फेशन दिया जाए, जिस तरह आपने 164 का जिक्र किया, सेक्शन 164 ऑफ द CRPC मैजिस्ट्रेट के सामने जो सदाकत अली अब्बासी साहब ने दिया, तो क्या बाद में इसके ऊपर बातचीत हो सकती है, इस पे फैसला हो सकता है कि जी वो तो जबरी गुमशुदगी का शिकार थे, तो फिर कैसे उन्होंने दे दिया ये बयान उसके नतीजे में? ये यकीनन ये जब अदालत में जाएगा, अगर 164 का बयान है तो इस पर बाकायदा जिरा होगी, मैजिस्ट्रेट पेश होगा, वो सारे वाक़यात बताएगा कि इन वाक़यात के तहत इसको बयान लिया गया, उसका पस मंज़र क्या है, वो कहाँ से लाए गए, बयान के बाद कहाँ भेजे गए, और फिर उसकी बयान की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। तो ये सारी बातें ट्रायल के दौरान सामने आती हैं, फिर जज फैसला करता है कि इसकी क्या हैसियत है। ठीक, आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दें। देखिए, पहली बात तो यह है कि उस्मान डार के बारे में होम मिनिस्टर से ने कहा कि उनके खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट था, हमने गिरफ्तार कर लिया। भाई लॉ ये कहता है आर्टिकल 10 के 24 घंटे के अंदर उसको अदालत में पेश करो। आप सदाकत अब्बासी वाली बात सुने, उसको मीडिया में पेश किया गया, उसके एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद उसके घर ले गए। मैं कहता हूँ उनके जब घर ले गए हैं तो 24 घंटे वो कहाँ रहा, और अगर वो घर नहीं जाता वो मीडिया हाउस कैसे आ जाता है? देखें, पहले लिया जाता था अगवा बराए तवान किया जाता था, अब किया जाता है अगवा बराए बयान, सिर्फ बयानात लेने के लिए। जैसे आजम खान का देख लें, सदाकत अब्बासी का देखें। अच्छा, इसके ऊपर कंक्लूडिंग रिमार्क्स सलमान अकरम राजा साहब, शुएब शाहीन साहब कह रहे हैं अगवा बराए बयान वाली बात हो गई है अब तो। ये ऐसा ही है जी, और ये एक मज़ाक़ा खेज़ सूरत हाल है। अगर अदालत इसका नोटिस नहीं लेगी तो बहुत ही बदकिस्मती होगी। इस वक्त मुल्क में एक तमाशा चल रहा है, लोग गायब होते हैं, 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते गायब रहते हैं, फिर टीवी पे नमूदार होते हैं और एक बयान दाग देते हैं। ये एक इंतहाई घिनौनी सूरत हाल है, और मैं नहीं समझता कि हमारी अदालतें इसका हिस्सा बनेंगी और इस सूरत हाल को इसी तरह चलने देंगी या इन बयानात को कोई ताज़ीम मिलेगी अदालतों में। ये बचकाना एक सूरत हाल है। जिस किसी ने ये मनसूबा साजी की है वो समझते हैं कि इसकी बुनियाद पे वो मुकदमे कायम करेंगे और मुकदमे इन बयानात की बुनियाद पे जीतेंगे। ये एक बचकाना हिकमत अमली। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब, वसीम सज्जाद साहब, शुएब शाहीन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा तारिक रहीम साहब, तो हमारे जो 4 सीनियर वकील थे, वसीम सज्जाद साहब तो बहुत ही सीनियर है, उन्होंने अपनी जो राय है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कानून के हवाले से दी है। इसके क्या असरात होंगे आपने खुद ही सुन लिए, मगर उनका ये भी कहना था कि ये कोई अच्छी जो रवाज है ये शुरू नहीं हुआ मीडिया के अंदर, जहाँ बयानात दिए जाते हैं और बयानात लिए जाते हैं उन लोगों के जो जबरी गुमशुदगी का शिकार होते हैं। मुनीज़ जहांगीर को आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।